तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने बंगाल चुनाव 2021 में बढ़त बनाकर करिश्मा किया। कांग्रेस और माकपा की बात छोड़िए, बीजेपी को भी अपेक्षित कामयाबी यहां पर नहीं मिल पाई। हालांकि लोकसभा चुनाव के बाद उसने विधानसभा चुनाव में भी कामयाबी पाई है, भले सत्ता से वंचित रहे। ये रिपोर्ट देखिए। बंगाली रसगुल्लों की चाशनी एक बार कपड़ों पर गिर जाए तो बहुत मुश्किल से छूटती है। बंगाली मानस ने एक बार फिर ये साबित किया है। बंगाल में जीत से ये साफ हो गया कि ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने बंगाल में खेला कर दिया है। बंगाल ने 1950 से लगातार 17 सालों तक कांग्रेस को सत्ता सौंपी, लेकिन जब राज्य को सियासी उठापटक का सामना करना पड़ा तो 1977 में उसने वाम दलों को चुन लिया। इसके बाद बंगाल ने लेफ्ट को 1 या 2 नहीं पूरे 7 विधानसभा चुनाव जिताए। लेफ्ट ने सीपीएम की अगुवाई में भारी बहुमत के साथ पूरे 34 साल राज किया। लेफ्ट का दौर खत्म हुआ तो ममता की तृणमूल कांग्रेस को सत्ता मिली और वे पिछले 10 साल से आरामदायक बहुमत के साथ बंगाल पर राज कर रही हैं। इस बार वे भारी बहुमत के साथ लौट रही हैं। बंगाल चुनाव में बीजेपी ममता सरकार पर मुस्लिम तुष्टीकरण, घुसपैठ को बढ़ावा देने जैसे आरोप लगा रही थी। इनके जरिए बीजेपी ध्रुवीकरण की कोशिश में थी। काफी हद तक बीजेपी इसमें सफल भी दिखी, लेकिन इसके मुकाबले ममता बंगाली गौरव और संस्कृति की बात बार बार कर रही थी। उनकी चुनावी रणनीति ये थी, वे बंगाल के लोगों को समझा रही थी, अगर वे चुनाव हारे तो बंगाल के बाहर के लोग राज्य को चलाएंगे। हिंदी भाषी बहुल और उत्तर बंगाल में ये भले ही कम चला हो, लेकिन दक्षिण बंगाल और ग्रामीण इलाकों में ये मुद्दा चला और इसके सहारे ममता ने बढ़त बनाई। मोदी शाह की जोड़ी का ममता शुरू से ही विरोध करती रही हैं और विपक्ष को उन्होंने कई बार एक मंच पर लाने की कोशिश भी की। हालांकि अभी तक ये कोशिश परवान नहीं चढ़ सकी है, लेकिन बंगाल के इस बेहद तनावपूर्ण चुनाव में जीत के बाद ममता दावा कर सकती हैं कि मोदी का राष्ट्रीय स्तर पर मुकाबला वही कर सकती हैं। बंगाल में ममता की जीत इस थ्योरी पर फिर मुहर लगा रही है कि बीजेपी उन राज्यों में आसानी से जीत हासिल कर लेती है जहां उसका मुकाबला कांग्रेस से होता है। हालांकि यूपी इसका अपवाद रहा। बंगाल के चुनाव में मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने खुद पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन ममता अपना किला बचाने में सफल हो गई। इसके बाद ये मांग भी जोर पकड़ सकती है कि राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी के विरोध का नेतृत्व करने के लिए पूरे विपक्ष को साथ आना चाहिए, लेकिन उसकी लीडरशिप स्थानीय स्तर पर हो। इसका मतलब ये होगा कि कांग्रेस कई और राज्यों में सेकंड पार्टनर बन जाएगी। बंगाल चुनाव इस मायने में महत्वपूर्ण है। यहाँ एक तरफ बीजेपी की विशाल साधन संपन्न चुनाव मशीनरी थी, जबकि दूसरी तरफ अकेली ममता, जिनके पास स्ट्रीट फाइटर वाली छवि थी। बीजेपी के पास पूरे देश के नेताओं का जमावड़ा था, लेकिन तृणमूल सिर्फ ममता की लोकप्रियता के सहारे थी। 10 साल सत्ता चलाने के बाद ममता की जीत ये भी इशारा करती है कि बंगाल में उनके स्तर की लोकप्रियता किसी के पास नहीं है और बंगाल के भद्रलोक में ममता की छवि वैसी ही हो चुकी है जैसी एक जमाने में ज्योति बसु की थी। मोदी बंगाल की जनता में भी लोकप्रिय हैं, लेकिन ये लोकप्रियता लोकसभा में काम करती है। राज्य की राजनीति की बात आने पर ममता का कोई मुकाबला नहीं है। कोरोना के बीच चुनावी रैलियां और फिर बढ़ते केसों को लेकर आलोचना झेल रही मोदी सरकार पर विपक्ष और हमलावर हो जाएगा। वैक्सीनेशन को लेकर विपक्ष शासित राज्यों और केंद्र के बीच रस्साकशी पहले से ही चल रही है। 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू होने के बाद ये टकराव और ज्यादा बढ़ेगा। वैक्सीन का प्रोडक्शन कम है और लगवाने वालों की संख्या ज्यादा है। ऐसे में राज्य की तरफ से हर अव्यवस्था का ठीकरा केंद्र पर फोड़ा जाएगा और बीजेपी सरकार पर दबाव बढ़ेगा। तो वहीं बीजेपी ने अभी से 2024 के आम चुनावों की तैयारी शुरू कर दी। बंगाल उसकी रणनीति के केंद्र में था, क्योंकि पार्टी मानकर चल रही है कि यूपी और बिहार में उसने पिछले लोकसभा चुनावों में बड़ी जीत हासिल की थी। अगले चुनाव में उसे वहां एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में बंगाल उसके चुनाव में राज्य की 42 में से ज्यादा सीटें जीतने की कोशिश करेगी, लेकिन बंगाल की हार के बाद ये मुश्किल होगा, क्योंकि टीएमसी इस जीत के बाद बंगाल में अब और आक्रामक तरीके से अपना आधार बढ़ाएगी। नेशनल डेस्क, टोटल टीवी।